गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। सबसे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, पुराने हैं तो लाइक कर दें, शेयर करें। कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, खास करके नए लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज का टॉपिक हमारा है कि दैनिक जागरण को हम किस तरह से पढ़ें। तो सबसे पहले दैनिक जागरण का जो राष्ट्रीय संस्करण है उसको पढ़िए, राइट। तो हम जो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं वो डिस्कस करते हैं डेली, जो कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करते हैं वो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को डिस्कस करते हैं। तो दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण किस तरह से पढ़ा जाए, हमारे लिए क्वेश्चन है। और किस तरह से दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को हम अपने जो एस्थेटिक पोर्शन है, हमारी जो मान लो हिस्ट्री की बुक है, हमारी ज्योग्राफी की बुक है, हमारी पॉलिटी की लक्ष्मीकांत की बुक है, हमारे इकोनॉमिक्स की बुक है, हमारे आर्ट एंड कल्चर की बुक है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की बुक है, उससे किस तरह से कोरिलेट करें, किस तरह से कनेक्ट करें, राइट। तो इसी को लेकर के मेरा फोकस्ड रहेगा आज। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, चलिए, कि दैनिक जागरण को किस तरह से पढ़ा जाए। तो ये जो पहला न्यूज़ है, फर्स्ट न्यूज़ है, ये यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। क्योंकि सरकार का देखो, सरकार का ऑर्डर ये है कि 31-30 तारीख तक जो है ये लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन 5 आ गई है जो 30 जून तक रहेगी। और सरकार का जो ये डिसीजन है कि लॉकडाउन को सरकार किस तरह से हटाएगी, तो सरकार 3 चरण में लॉकडाउन को हटाने की प्लानिंग कर रही है। पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण। एक बार आप देख सकते हो, चूँकि यूपीएससी का आप एस्पायरेंट हो, स्टेट पीसीएस के एस्पायरेंट हो, और यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के एस्पायरेंट से ये उम्मीद की जाती है कि वो जो है जागरूक हैं, ठीक है, उसको जानकारी होनी चाहिए। तो एक बार आप देख सकते हो, लेकिन यूपीएससी में आपको नहीं पूछेगा। देखो फर्स्ट पेज पे ये न्यूज़ है, ये यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। क्यों? तो सबसे पहले तो ये जो जोग्राफिकल लोकेशन है उसका ये याद रखो, आप इस न्यूज़ को ज्योग्राफी से कंसर्न करो कि इसका जोग्राफिकल लोकेशन आपको याद होना चाहिए। तो चलिए हम मैप पे चलते हैं। देखो ये जम्मू कश्मीर के लद्दाख रीजन का मैप है। ये जो है जम्मू कश्मीर के लद्दाख रीजन का मैप है, ये लद्दाख है ये पोर्शन। तो यहाँ पे जो ये झील नज़र आ रही है आपको, ये झील यहाँ से लेकर के यहाँ पे है। यहाँ से देखो इसकी शुरुआत होती है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, राइट। तो इस झील का जो 1/3 पार्ट है वो इंडिया में है, और इसका मेजॉरिटी पार्ट यानी 2/3 पार्ट जो है वो आपको चीन में पड़ता है। तो नॉर्मली इस तरह का कभी भी कोई डिस्प्यूट लोकेशन आएगा तो वो लोकेशन जा करके देख लेना। अब आपको हमेशा याद रहेगा, ये जो झील है तोसो मोरिरी झील इसको कहा जाता है। इस झील का 1/3 इंडिया में आता है, 2/3 इसका चीन में आता है। तो ज्योग्राफिकल लोकेशन इसका पता होना चाहिए, वो हमने देख लिया। अब इस क्वेश्चन को किस तरह से एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से कैसे इसको जोड़ा जाए, जीएस के पेपर 3 का एक पार्ट है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, उससे किस तरह से जोड़ा जाए। तो ये जो झील है पोगांग तोसो मोरिरी झील इसको कहा जाता है, पेगांग तोसो मोरिरी झील। ये जो झील है ये भारत का एक इम्पोर्टेंट रामसर साइट है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये भारत का एक महत्वपूर्ण रामसर साइट है। तो चलिए रामसर के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, तो इससे आप ड्राइव करके रामसर के बारे में पढ़ सकते हो। रामसर क्या है कि आर्द्रभूमि को लेकर के 1971 में 2 फरवरी 1971 में आर्द्रभूमि को लेकर के एक सम्मेलन हुआ था। रामसर कहाँ पे है, तो ईरान में है। तो ईरान के रामसर सिटी में 2 फरवरी 1971 को आर्द्रभूमि को लेकर के एक सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसे रामसर सम्मेलन कहा गया। और वेटलैंड को लेकर के यानी आर्द्रभूमि को लेकर के विश्व का एकमात्र कन्वेंशन है। कई बार क्वेश्चन पूछा है, वनडे एग्जाम में तो कई बार क्वेश्चन पूछा है कि विश्व का एकमात्र वेटलैंड सम्मेलन कौन सा है, तो वो है रामसर सम्मेलन। तो चूंकि इसकी स्थापना 2 फरवरी को हुई थी, 2 फरवरी 1971 को इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को रामसर अधिवेशन के जो सम्मेलन है उसके उपलक्ष्य में विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है।
2 फरवरी को क्या होता है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। और इसका जो थीम है वो थीम है वेटलैंड और जैव विविधता, वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी। इसका थीम है वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी। क्लियर है? तो आखिर वेटलैंड हम बोल रहे हैं तो वेटलैंड होता क्या है? तो वेटलैंड याद रखना, रामसर कन्वेंशन के अनुसार वेटलैंड क्या है, दलदली भूमि, बाढ़ का मैदान, नदी, झील, मैंग्रोव, प्रवाल भित्ति, समुद्री क्षेत्र जहां ज्वार भाटा आता है, और 6 मीटर से कम गहरा क्षेत्र है, 6 मीटर से अधिक गहरा नहीं होना चाहिए, और मानव निर्मित आर्द्रभूमि है, जैसे अवशिष्ट जल के लिए हो गया, आपको तालाब हो गया, जलाशय हो गया, ये सारे के सारे पार्ट हैं आर्द्रभूमि के यानी वेटलैंड के। देखो 2019 के प्रीलिम्स में इससे क्वेश्चन आया था, इसी से क्वेश्चन आया। और आर्द्रभूमि इतना इंपॉर्टेंट है कि प्रत्येक वर्ष में पिछले 4 वर्ष से लगातार आर्द्रभूमि पे क्वेश्चन पूछता है, प्रत्येक वर्ष क्वेश्चन पूछता है। तो इस पॉइंट से 2019 के प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चन था कि सरकार ने इससे पहले जो वेटलैंड के लिए कानून लाया था वो लाया था 2010 में, वेटलैंड एक्ट 2010 सरकार लेकर के आई थी, भारत सरकार। और ये रिकमेंडेशन पे आया था, रामसर अधिवेशन के रिकमेंडेशन पे आया था। यानी जो रामसर अधिवेशन हुआ था 1971 में, उन्होंने जो रिकमेंडेशन दिया था उसी रिकमेंडेशन को मानते हुए भारत सरकार 2010 में एक्ट लेकर के आई थी वेटलैंड को बचाने के लिए। 2017 में उसमें संशोधन किया गया और हमारा नया एक्ट जो है ये है वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2017। भारत में 37 वेटलैंड है, जिसमें हाल ही में 10 वेटलैंड को शामिल किया गया। पहले 27 वेटलैंड थे, अभी हाल फिलहाल में 10 वेटलैंड को शामिल किया गया है, तो अब 37 वेटलैंड हो गया। तो सबसे बड़ा वेटलैंड कौन है, याद रखना वेम्बनाड झील जो है वो सबसे बड़ा वेटलैंड है भारत का, जो केरल में है। और सबसे छोटा वेटलैंड है रेणुका झील, जो हिमाचल प्रदेश में है। यूपीएससी 2018 के प्रीलिम्स में इससे क्वेश्चन पूछा था, रेणुका झील को लेकर के। भारत का सबसे छोटा वेटलैंड है जो हिमाचल प्रदेश में है। हाल फिलहाल में 10 वेटलैंड को शामिल किया गया है, एक बार आप देख लेना। इस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे चूँकि आज हमारे पास डिस्कशन के लिए बहुत कुछ है। तो क्लियर है कि इस पोर्शन को हमने ज्योग्राफी से रिलेट किया, इस पोर्शन को हम एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से कंसर्न किए। अब इस पोर्शन को हम पेपर 2 जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से कैसे कंसर्न करते हैं वो भी देखते हैं। चूँकि ये डिस्प्यूट हुआ है यहाँ पे इस नदी के इस झील के पास, भारत और चीन को लेकर के दोनों की सेनाएं आमने सामने हो गई। तो ऐसे कंडीशन में भारत और चीन का जो संबंध है वो आपको पता होना चाहिए। देखो भारत और चीन के बीच में बहुत सारे सहयोग के पॉइंट है, बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट भी है। थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। कि भारत और चीन के बीच में 2 अनौपचारिक वार्ताएं हुई हैं। भारत जो है रशिया के अलावा एकमात्र देश है चीन जिसके साथ अनौपचारिक वार्ता करता है। पहला हुआ था वुहान में 2018 में, और दूसरा हुआ है चेन्नई में 2019 में। तो चेन्नई इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गया, जहाँ पे शी जिनपिंग गए थे महाबलीपुरम में, वो जगह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, और ख़ास करके आर्ट एंड कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नॉर्मली अगर आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हो तो चेन्नई के महाबलीपुरम के बारे में जाकर पढ़ना, रथ मंदिर के बारे में जाकर पढ़ना, उसका निर्माण किसने करवाया, सारी चीज़ एक बार जाके पढ़ लेना। दूसरा क्या है कि लगभग $100 बिलियन का जो है दोनों के बीच में ट्रेड हो रहा है। अभी 93 के आसपास है, लेकिन लगभग 100 बिलियन का ट्रेड होने वाला है। तीसरा क्या है इम्पोर्टेंट फैक्ट, तीसरा जो पॉजिटिव पॉइंट है भारत और चीन के बीच में, कि चीन में भारत की 3 महत्वपूर्ण जो है कॉरिडोर, आईटी कॉरिडोर स्थापित हो रहा है। भारतीय कंपनी 3 महत्वपूर्ण आईटी कॉरिडोर चीन में स्थापित कर रही है। उसके बाद फोर्थ क्या है, हैंड इन हैंड भारत और चीन के मिलिट्री एक्सरसाइज है, जहाँ पे दोनों सेनाएं मिलके काम करती हैं। दोनों सेनाएं जो है आपस में साझा करती है, इक्विपमेंट साझा करती है, टेक्नोलॉजी साझा करती है, दोनों एक दूसरे को प्रशिक्षण देने का काम करते हैं, राइट। तो इस तरह का सारा काम हो रहा है भारत और चीन के बीच में। इसके अलावा भारत और चीन की जो 14 सिटी है इंडिया की, उसको चीन के सिस्टर सिटी के साथ जोड़ा जा रहा है। यानी जो चीन का जो क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी चीन की इस सिटी की, वो इंडिया की इस सिटी में कंसर्न किया जाएगा, और इंडिया की अच्छी क्वालिटी चीन के उस सिटी में कंसर्न किया जाएगा।
इसी तरह से तमिलनाडु को याद रखना, चीन के फुजियाना प्रांत का सिस्टर स्टेट बनाया गया, राइट। तो सिस्टर स्टेट का मतलब होता है कि दोनों एक दूसरे का जो है टेक्नोलॉजी शेयर करेगा, एक दूसरे का कल्चर शेयर करता है, एक दूसरे का जो पॉजिटिव पॉइंट है वो शेयर करेगा। पर्यावरण के मुद्दे पे चीन और भारत मिलकर काम कर रहे हैं। याद रखना, पेरिस जो समझौता हुआ था 2015 में, उससे अमेरिका बाहर आ गया, लेकिन इंडिया और चीन यहाँ पे मिल करके काम कर रहे हैं पेरिस समझौता पे भी। तो ये तो पॉजिटिव पॉइंट हुआ। यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से यह भी इंपॉर्टेंट है कि कुछ नेगेटिव पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो ये जो झील है पोगांग झील, ये विवाद का कारण है डोकलाम गतिरोध। डोकलाम विवाद हमने देखा 2017 में भारत और चीन के बीच में किस तरह से विवाद हुआ। अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र भी विवाद का कारण है। एनएसजी में चीन भारत का विरोध करता है। भारत के विरोध के कारण चीन के विरोध के कारण इंडिया एनएसजी का सदस्य अभी तक नहीं बन पाया। और यूनाइटेड नेशन के सुरक्षा परिषद का भी भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व का चीन हमेशा से विरोध करता रहा है। चीन नहीं चाहता है कि यूनाइटेड नेशन का अस्थायी प्रतिनिधित्व भारत बने। सुरक्षा परिषद की अस्थायी प्रतिनिधि की मैं बात कर रहा हूं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर के विवाद है, राइट। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर के क्यों विवाद है? क्यों इसलिए विवाद है कि ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चीन का जो महत्वाकांक्षी परियोजना है वो गुजरता है सीपेक से, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से गुजरता है, और जिसका इंडिया विरोध करता है। इंडिया का कहना है कि सीपेक जो आप गुजरता है वो पीओके से गुजरता है, और पीओके इंडिया का अभिन्न अंग है, इसलिए चाइना हमारी संप्रभुता पे खतरा है, हमारी संप्रभुता को चुनौती दे रहा है। आतंकवाद के मुद्दे पे पाकिस्तान का कई बार समर्थन किया है। क्वाड को लेकर के भी, क्वाड जो 4 देश का समूह है, इसमें यूएसए है, जापान है, इंडिया है और ऑस्ट्रेलिया है। तो ये जो 4 देश है, ये इसको लेकर के चीन विरोध करता रहा है कि क्वाड की स्थापना में भारत को शामिल नहीं होना चाहिए। व्यापार घाटा बहुत बड़ा इशू है। जहां हम चीन को $18 बिलियन का निर्यात करते हैं, वहीं चीन हमें लगभग $75 बिलियन का चीज़ें भेजता है। तो इस तरह से भारत और चीन के बीच में एक अच्छा इशू है, विवाद है। वो विवाद है व्यापार को लेकर के। जितना चीन को हम निर्यात करते हैं उसका लगभग 3 गुना से भी अधिक चीन हमें निर्यात करता है। तो इस तरह से आप देखो, इस क्वेश्चन को हमने कोरिलेट किया ज्योग्राफी से, इस पोजीशन को हमने कोरिलेट किया इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से, और इसी न्यूज को हमने कंसर्न किया इंटरनेशनल रिलेशन से। इस तरह से आप कोरिलेट करके पढ़ सकते हो। यहां देखो, स्काईमेट ने कहा मानसून आ गया, आईएमडी की राय अलग। तो यहाँ पे 2 चीज़ें आपको जाननी चाहिए कि मानसून किस तरह से प्रवेश करता है। ज्योग्राफी का आपका टॉपिक है, ट्रेडिशनल टॉपिक है, उसको जाकर के आप देख सकते हो, उसको जाकर के आप पढ़ सकते हो। दूसरा जो ये संस्था है आईएमडी, भारतीय मौसम विभाग, ये संस्था भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी नॉर्मली इसी संस्था से क्वेश्चन पूछती है। तो आईएमडी के बारे में भी क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है, कब उसकी स्थापना हुई, वर्तमान उसके अध्यक्ष कौन है, और उसका क्या काम है, क्या उद्देश्य है, सब आपको दिखना चाहिए। पेपर 2 पे हमारे पास नॉर्मली कोई न्यूज़ नहीं होता है, क्योंकि पेपर 2 जो होता है वो कंसर्न होता है दिल्ली सरकार के कामों को लेकर के, और यहाँ पे हमारे पास कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं होता। देखो, पेपर 3 पे जो ये न्यूज़ है, इस पर कल भी हमने डिटेल से डिस्कस किया था। नॉर्मली इस तरह का न्यूज़ हमारे यूपीएससी के लिए रिलेवेंट नहीं होता है, जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट होता है। लेकिन ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो द्वितीय कार्यकाल है उसका 1 वर्ष कंप्लीट हुआ, और 1 वर्ष कंप्लीट होने के बाद उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि सरकार ने क्या क्या किया है 1 वर्ष में। अब इसको अपने यूपीएससी से कंसर्न करो कि सरकार का जो अभी, चूंकि यूपीएससी अगर 2020 आप दे रहे हो, या मान लो स्टेट पीसीएस देने वाले हो 2020 में या 2021 में स्टेट पीसीएस देने वाले हो, तो 1 वर्ष का न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो उस न्यूज़ के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, राइट। तो इसके बारे में, इस न्यूज़ इंपॉर्टेंट इसलिए है कि सरकार ने 1 वर्ष में क्या क्या किया है उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, महत्वपूर्ण है आपके लिए।
देखो, मैं न्यूज़ बता देता हूँ, हम इस पे डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे। कल थोड़ा बहुत हमने डिस्कस किया था, लेकिन हम इस पे आज भी डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे। आप इसको जाकर के पढ़ सकते हो। एक वर्ष में क्या हुआ, आर्टिकल 370 को के तहत आर्टिकल 370 को हटाया नहीं गया। ये कन्फ्यूजन मत रखना, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि आर्टिकल 370 को हटाया गया। बिल्कुल नहीं, आर्टिकल 370 के तहत जो विशेष प्रावधान था उसको हटाया गया और आर्टिकल 35A को हटाया गया। याद रखना, आर्टिकल 35A और आर्टिकल 370 के तहत जो विशेष प्रावधान था, जो जम्मू कश्मीर को एक विशेष प्रावधान देता था, उसको समाप्त किया गया। राम जन्मभूमि को लेकर के निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट का। लगभग 500 वर्ष का विवाद था और आज़ादी से पहले 70 बार से अधिक यहाँ पे दंगा फसाद की स्थिति हो चुकी थी। आज़ादी के बाद भी बहुत सारे दंगे हुए हैं। गोधरा कांड हुआ, उसी का एक पार्ट है। 1992 में जिस तरह से दंगे हुए हैं वो भी इसका एक पार्ट है, राइट। तो बहुत सारा डिस्प्यूट हुआ। वर्तमान की राजनीति में एक बहुत बड़ा जो है पार्ट रखता है अयोध्या विवाद। अयोध्या विवाद को लेकर के हमने एक डिटेल से वीडियो बनाया था, लगभग 25 मिनट के आसपास का वो वीडियो है। हमारा वीडियो देख सकते हो, लिंक में डाल दूंगा। तो इस पे भी डिसीजन इसी एक वर्ष में आया। सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्ष में ही इसका डिसीजन सुनाया। ट्रिपल तलाक को लेकर के भी सरकार एक्ट लेकर के आई, अधिनियम लेकर के आई। पहले सरकार अध्यादेश लाती थी, लेकिन फाइनली ये एक्ट बन गया। लोकसभा राज्यसभा में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के साइन के बाद कोई भी जो प्रावधान होता है, कोई भी जो प्रोविजन होता है, कोई भी जो विधेयक होता है, वो फाइनली एक्ट बनता है लोकसभा में, राज्यसभा में, और उसके बाद फाइनली राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद कोई भी विधेयक अधिनियम बनता है। CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 ये भी आ गया है और NRC का डाटा भी सरकार ने रिलीज किया था, नेशनल रजिस्टर्ड ऑफ सिटीजनशिप। उसके बाद जो है CDS को लेकर भी चर्चा है। CDS क्या होता है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इसका पद सृजन किया गया है 2019 में। के कस्तूरी रंजन समिति के सिफारिश पे, याद रखना नाम, के कस्तूरी रंजन समिति के सिफारिश पे कारगिल वार के बाद ये समिति बनी थी कि CDS का पद सृजन किया जाए। इस समिति ने सिफारिश की थी कि CDS का पद सृजन किया जाए और इसी के सिफारिश पे CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद सृजन किया गया है, जिसका काम होता है कि तीनों सेनाओं, थल सेना, वायुसेना और जल सेना, तीनों सेना में कोऑर्डिनेशन का काम करें और खास करके युद्ध के समय में इसकी स्थिति काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। जनरल बिपिन रावत भारत के पहले CDS हैं। करतारपुर कॉरिडोर की भी शुरुआत की गई है 2019 में और करतारपुर कॉरिडोर से याद रखना, आप जाकर के इसको कोरिलेट कर लेना अपनी हिस्ट्री के पोर्शन से। गुरु नानक जी के बारे में जाकर के निश्चित तौर पे पढ़ना, UPSC में क्वेश्चन पूछ सकता है और स्टेट पीसीएस में भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस तरह से इस न्यूज़ को कैसे आपको कंसर्न करना है, अपने रिलेवेंट जो टॉपिक है UPSC के लिए इम्पोर्टेंट, उसको हमने डिटेल से डिस्कस किया। देखो, नल से जल के लक्ष्य को पूरा कर लेंगे कई राज्य। तो यहाँ पे क्या है कि सरकार ने एक परियोजना लाई थी और इस परियोजना का नाम था, एक सेकेंड, नल से जल। नल से जल यानी सरकार प्रत्येक घर में 2024 तक, टारगेट है सरकार का कि 2024 तक प्रत्येक घर नल पहुंच जाए, प्रत्येक घर नल पहुंच जाए, ताकि प्रत्येक लोग पानी जो है नल का यूज कर सके, पानी नल से प्राप्ति कर सकें। इंडिया के आज भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां कोसों दूर लोग 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर लोग जाते हैं पानी लाने के लिए, तो उसके घर पे भी नल पहुंच जाए, इसकी सरकार की योजना है। तो इस योजना के बारे में आप देख सकते हो, इसका टारगेट जो है 2024 तक है, लेकिन सरकार दबाव डाल रही है, सरकार आदेशित कर रही है राज्यों को कि आप इसे 2022 तक ही पूरा कर लें। क्लियर है? इसको भी एक बार देख सकते हो आप, राइट। यहाँ पे जो है ये भारत के वीर, ये मैं जूम करता हूँ, और ये जो भारत के वीर है, ये एक कोष है, इसके कोष की शुरुआत की गई थी गृह मंत्रालय के द्वारा, जिसमें अक्षय कुमार ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत के वीर गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जो एक कोष है जहां से अगर किसी की कोई कंडीशन होती है, CRPF को मान लेते हैं कि जो CRPF शामिल है अभी कोविड में,
अगर उनकी बाय चांस अगर मृत्यु होती है तो उन्हें 15 लाख रुपए उनके आश्रितों को मिलेगा, जो भारत के वीर कोष से मिलेगा। क्लियर है? देखो ये क्वेश्चन आप इसको इस तरह से देखो कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवाई के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये दवाई है, मलेरिया की दवाई है, और जो WHO ने 4 दवाई रिकमेंड की थी जिसमें एक हाइड्रोक्लोरोक्विन भी है। WHO ने 4 दवाई रिकमेंड की थी, जो कहा था कि ये 4 दवाई जो है कोरोना के इलाज में सहायक हो सकता है, उसमें एक हाइड्रोक्लोरोक्विन भी है। ये सब इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। देखो इसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, सारे के सारे कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। ये सब भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। कामगारों की महत्ता समझने में देरी, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, संजय गुप्ता का आर्टिकल है, एक बार पढ़ सकते हो। हालांकि बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, लेकिन चूंकि कामगारों को लेकर के हमने भी कई बार डिस्कस किया तो थोड़ा बहुत हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं फिर से, कि कामगारों की समस्या को लेकर के सबसे पहला जो विचारक था, जो इन्होंने विचार दिया, उनका नाम था रेवेंस्टीन याद रखना, सबसे पहला विचारक था जो कामगारों को लेकर के, यानी प्रवासी और प्रवासी मजदूर जो एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं, बिहार से केरल जाते हैं, बिहार से जाते हैं महाराष्ट्र जाते हैं काम करने के लिए, बिहार से गुजरात जाते हैं, उनको लेकर के सबसे पहले विचार दिया रेवेंस्टीन ने, जिनकी एक किताब आई थी लॉ ऑफ माइग्रेशन। 1980 में इसकी 89 में इसकी एक किताब आई थी लॉ ऑफ माइग्रेशन 1989। तो इन्होंने कहा कि जो माइग्रेशन है यानी श्रमिक जो है वो पुश और पुल के सिद्धांत पे काम करती है, आकर्षण और अपकर्षण के सिद्धांत पे काम करती है। यानी अगर उनको गांव में मान लेते हैं, गांव में शिक्षा नहीं मिल रही है, गांव में रोजगार नहीं मिल रहा है, गांव में चिकित्सा नहीं मिल रहा है, और वो देखता है कि शहर में ये सारी सुविधाएं उन्हें है, शहर में रोजगार भी है, शहर में एजुकेशन भी है, शहर में जो है स्वास्थ्य भी है, तो ऐसे कंडीशन में वो गांव से शहर की ओर मूव करता है। तो यहाँ से उसको अपकर्षण होता है और यहाँ से उसे आकर्षण होता है, इसलिए गांव से शहर की ओर वो मूव करता है। 2 डाटा याद रखना है, 2011 के जनगणना के अनुसार 45 करोड़ के आसपास लोग जो है प्रवासी हैं, और प्रवासी हैं मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाकर रहते हैं। और यूनेस्को की डाटा है कि 2013 के अनुसार, यूनेस्को के अनुसार 2013 के अनुसार जीडीपी में 10% का योगदान रखता है और प्रवासी श्रमिक। क्लियर है? चलिए, तो इस न्यूज़ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रवासी को लेकर के यानी प्रवासी कामगार को लेकर के अभी लगातार चर्चा में होगा, पिछले 15-20 दिन 1 महीना से लगातार चर्चा में है। तो जो भी कभी देखो, एडिटोरियल पढ़ने का मतलब है कि उससे 1 या 2 पॉइंट आप निकाल लो। ऐसा नहीं कि किसी एडिटोरियल को पढ़ोगे तो आपको पूरा क्वेश्चन और आंसर बन जाएगा उस एडिटोरियल से, नहीं। लेकिन उसका जो 1 या 2 पॉइंट जो होगा, जो इंपॉर्टेंट वो लोग लिखते हैं, जो पॉजिटिव या निगेटिव होता है, उसको आप लिख लो। उसको जो अपना करेंट का नोट बनाया हो या अपना जो नोट बनाया उस नोट में जाकर के मेंशन कर लो, राइट। तो मान लो आपने प्रवासी का एक नोट बनाया और प्रवासी के बारे में डेली कुछ ना कुछ न्यूज़ आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में अपने नोट से आप पॉजिटिव पॉइंट कुछ लिख लो और कुछ निगेटिव पॉइंट लिख लो। तो इस तरह से आप पढ़ सकते हो, यानी कभी भी आप पढ़ सकते हो। तो एडिटोरियल से कुछ पॉजिटिव पॉइंट या निगेटिव पॉइंट को अपने जो नोट बनाया है नोट में जाकर के मेंशन कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एक हास्य व्यंग है, इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है। इसको एक बार पढ़ सकते हो, ये भी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। देखो यहाँ पे ये जो पेज है, ये पेज नॉर्मली पेपर 3 जीएस पेपर 3 से आपका कंसर्न होता है। ये है पेज अर्थव्यवस्था का पेज। तो अर्थव्यवस्था के पेज को इस तरह से किस तरह से पढ़ा जाए वो मैं आपको एक बार डिस्कस करता हूँ। जैसे मान लें ये जो है 2-3 तिमाही में उभर जाएगी अर्थव्यवस्था, 2 या 3 तिमाही में अर्थव्यवस्था उभर जाएगी। किसका कहना है? तो ये कहना है CII का,
यानी भारतीय उद्योग परिसंघ का ये कहना है। आपको क्या करना है कि भारतीय उद्योग परिसंघ के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि भारतीय उद्योग परिसंघ कौन क्या है, भारतीय उद्योग परिसंघ की स्थापना कब हुई थी, भारतीय उद्योग परिसंघ के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं विक्रम किर्लोस्कर, ये भी आपको जानकारी होना चाहिए। इससे अधिक आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ये न्यूज़। दूसरी तरह से ये देखो, जल्द सार्वजनिक होगा ई कॉमर्स पॉलिसी। ई कॉमर्स को लेकर के देखो, ये जो संस्था है, ये जो है उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आता है। ये देश में बहुत सारे काम करते हैं, तो इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, यानी किस तरह से उद्योग को बढ़ावा दिया जाए और आंतरिक व्यापार को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए, कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। अब न्यूज़ पे चलते हैं कि ई कॉमर्स पॉलिसी सरकार क्यों ला रही है। कि जैसे मान लो हुआ क्या था, डिस्प्यूट सुन लो पहले, कि जैसे अमेजन आई थी, अमेजन जो है कंपनी इंडिया आई, और इंडिया आने के बाद जो है इन्होंने क्या किया कि अपना कोई वेंडर खड़ा कर दिया। मान लो कि अपना एक अदर कंपनी खड़ा कर दिया, फूड प्रोसेसिंग की कंपनी, और ये क्या करता था कि इसी कंपनी से ये सारा का सारा सामान अपने वेबसाइट पे डालता था। यानी ये इंडिया आई और इंडिया आने के बाद इन्होंने एक वेंडर खड़ा कर दिया, एक अपनी अलग कंपनी खड़ा कर दी फूड प्रोसेसिंग की, और इसी कंपनी का ये सारा माल अपने वेबसाइट पे डालता था। ठीक है, अब लोग वेबसाइट से जो है सामान परचेज कर रहे थे। ऐसी कंडीशन में अमेजन से लोग काफ़ी सामान परचेज करते हैं। ऐसी कंडीशन में अमेजन का जो माल है, अमेजन का जो सामान है पूरे देश में पहुंच रहा है। यानी अमेजन का सामान पूरे देश में पहुंच रहा है, लेकिन इसी कंपनी का तो सामान पहुंच रहा है ना। जो छोटे व्यापारी हैं उसका क्या, जो मध्यम व्यापारी हैं उसका क्या, जो छोटे किसान हैं उसका क्या, वो कहाँ जाके सामान बेचेंगे। तो ऐसे कंडीशन में किसी कंपनी के, ई कॉमर्स कंपनी के मनमानापन को समाप्त करने के लिए सरकार एक बिल ला के आ रही है कि आप चलिए ठीक है ई कॉमर्स कंपनी है, लेकिन आप अपना कोई वेंडर कंपनी नहीं खड़ा कर सकते हैं, या किसी कंपनी का ही आप सारा माल नहीं अपने जो है वेबसाइट पर डाल सकते हैं। क्लियर है। जैसे मान लो कि एक कंपनी है, आटा की कंपनी है, ऐसा नहीं कि उसी आटा की कंपनी का आप पूरा अपने वेबसाइट पर डालेंगे, ऐसा नहीं है। तो उसका कुछ लिमिटेशन किया जाएगा, कुछ पॉलिसी लाई जाएगी कि हाँ ठीक है ये अमुक कंपनी है, इसका इतना % ही सामान आप अपने वेबसाइट पे डाल सकते हैं। क्लियर है। क्यों ऐसा कर रही है, क्योंकि जो सरकार लोकल हमारा किसान है, लोकल हमारा कामगार है, हमारे लोकल जो उद्योग हैं उसको बरकरार रखना चाहती है। इकोनॉमी को रफ्तार देने वाले अधिकांश क्षेत्र हुए कमजोर। तो देखो जीडीपी को लेकर के कल भी हमने डिस्कस किया, आज भी थोड़ा बहुत हम डिस्कस करते हैं, बहुत ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे। ओके 28 मिनट हो गया, हम डिस्कस नहीं करेंगे आज जीडीपी को लेकर के। कल का वीडियो हमारा देख लेना कि कल ऑलरेडी हमने जीडीपी को लेकर के डिस्कस किया था। जीडीपी का ग्रोथ रेट है 4.2%। इस वर्ष का ग्रोथ रेट 2019-20 का है 4.2%। दूसरा डाटा कि जीडीपी स्थिर मूल्य पे, यानी रियल जीडीपी जो है 2011-12 के मूल्य पे जो है वो है 1,45,000 करोड़, सॉरी 145 लाख करोड़। सॉरी देखो रियल जीडीपी क्या होता है, अस्थिर मूल्य पे जब जीडीपी निकाली जाती है तो उसे रियल जीडीपी कहा जाता है। यानी 2011-12 के मूल्य पे अगर जीडीपी निकाली जाती है तो उसे रियल जीडीपी कहा जाता है। तो रियल जीडीपी है 145 लाख करोड़, और जो करेंट प्राइस यानी वर्तमान प्राइस पे जीडीपी निकाला जाता है उसे नॉमिनल जीडीपी कहा जाता है, जो है 203 लाख करोड़। तो दूसरा डाटा ये हुआ जो आपको याद रखना चाहिए। पहला क्या है कि कितना ग्रोथ रेट हुआ 4.2%, और दूसरा जीडीपी का क्या आकार है। तीसरा पर कैपिटा इनकम कितना है, तो याद रखना 1,34,000 करोड़ पर कैपिटा इनकम है करेंट प्राइस पे, और अस्थिर मूल्य पे जो है वो है 95,000 लगभग। राजकोषीय घाटा याद रखना 4.6% है। तिमाही, लास्ट तिमाही भी याद रख सकते हो 3.1% जो है लास्ट तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट रही है। लास्ट तिमाही यानी जनवरी 2020, फरवरी 2020 और मार्च 2020। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का योगदान इस बार महज 0.03% है, जो सबसे खराब कंडीशन में है। कृषि का योगदान 4% है, और कंस्ट्रक्शन का योगदान
1.3% है। तो ये डाटा नॉर्मल है, ऐसा नहीं कि पूरा पूरा पढ़ने की आवश्यकता है। ये जो डाटा जो हमने डिस्कस किया था वो डाटा याद रखना, कहीं लिख लेना, साल भर आपको काम देगा। देखो, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का बिजली शुल्क माफ, सरकार ऐसा क्यों कर रही है? तो हमने एक बार डिस्कस किया था, आज हम एक काम करते हैं कि उसको लेकर के एक बार डिटेल से डिस्कस करते हैं। अशोक दलवई समिति की सिफारिश पे प्रधानमंत्री जो है 2022 तक, प्रधानमंत्री 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के लिए प्रधानमंत्री 7 सूत्री कार्यक्रम लाया है। यानी हमारे देश का जो प्राइम मिनिस्टर का लक्ष्य है कि 2022 तक किसानों की आय दोगुना करेंगे, उसके लिए अशोक दलवई समिति बनाई गई थी और इसी समिति की सिफारिश पे प्रधानमंत्री 7 सूत्री कार्यक्रम लाया गया। तो इसमें क्या है, पहला जो है इसका पॉइंट है वो है प्रति बूंद अधिक उपज के लिए सिंचाई पे अधिक ध्यान देना, यानी सिंचाई पे है फोकस करना। दूसरा है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आधार पे श्रेष्ठ बीज एवं पोषकता पे जोर देना, यानी सॉइल हेल्थ कार्ड के आधार पे वहाँ पे जो सॉइल के अनुरूप बीज होगा, सॉइल के अनुरूप खाद होगा, वो प्रोवाइड करना। भंडारण, कोल्ड स्टोरेज। चौथा जो है हमारा ये खाद्य प्रसंस्करण है। खाद्य प्रसंस्करण का अर्थ क्या होता है? जैसे टमाटर किसान उगाता है, इसका कोई मूल्य नहीं है, कोई खास मूल्य नहीं है, लेकिन उसी टमाटर का जब जैम बन जाता है तो उसका कहीं ज़्यादा मूल्य है। तो खाद्य प्रसंस्करण में किसानों को शामिल किया जाए। खाद्य प्रसंस्करण में अभी किसान शामिल नहीं है, उसे शामिल किया जाए, उसे भी कुछ ना कुछ रेवेन्यू मिलना चाहिए। उसके बाद कृषि, राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना, ई नाम जिसको कहा जाता है, राष्ट्रीय फसल बीमा योजना और सहायक गतिविधि जैसे मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, डेयरी पालन, मत्स्य पालन। आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था कि सरकार मत्स्य पालन के लिए एक योजना लेकर आई है, जिसे कहा जाता है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिसमें सरकार ने 20,000 करोड़ के रुपये दिया था। और हमने बोला था उस समय में कि सरकार ये रुपये इसलिए दे रही है कि सरकार चाहती कि किसानों की आय दोगुना हो, तो किसानों की आय दोगुना करने के लिए मत्स्य पालन पे भी जोर दिया जाए, ये कहा गया था अशोक दलवई समिति की सिफारिश पे, और प्राइम मिनिस्टर ने भी इसे एक्सेप्ट किया। तो इसी का एक पार्ट है, देखो, खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से गुणवत्ता को बढ़ावा देना, इसलिए खाद्य प्रसंस्करण इंडस्ट्रीज को सरकार बढ़ावा दे रही है। प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना, फूड क्लस्टर स्थापित हो रहे हैं, मेगा फूड पार्क स्थापित हो रहा है। अगर आपको बिहार के हो तो आपको पता होना चाहिए कि बिहार में खगड़िया एक जगह है जहां मेगा फूड स्थापित किया गया है। मेगा फूड पार्क क्यों स्थापित हो रहा है? क्योंकि सरकार का जोर है कि जो मेगा फूड पार्क होगा वहाँ डायरेक्टली किसान से जो सामान आएगा वहाँ पे, और वहाँ पे प्रसंस्करण करके वहाँ पे उसका प्रोसेसिंग करके उसके मार्केट में बेच दिया जाएगा। क्लियर है? तो ये सारा का सारा काम है प्रधानमंत्री की जो महत्वाकांक्षी योजना है 2022 तक किसानों की आय किस तरह से दोगुना की जाए उसको लेकर के। देखो, यहाँ पे आपको WHO के बारे में पता होना चाहिए। WHO लगातार चर्चा में रह रहा है कोरोना के कारण, तो आपको WHO के बारे में पता होनी चाहिए। भारत का सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्यता बनना तय। अस्थायी सदस्य भारत बनने जा रहा है। देखो, सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं। 15 में जो है ये 5 जो है ये अस्थायी सदस्य हैं, और ये जो 10 हैं वो अस्थायी सदस्य हैं, यानी टेम्पोररी हैं, यानी कुछ वर्ष के लिए इनका चयन होता है। तो ये 5 जो सदस्य हैं उसमें कौन है? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, ये 5 देश हैं। और ये जो 10 अस्थायी देश हैं इसमें भारत शामिल होने वाला है। इससे पहले भारत 7 बार, ये जो 7 बार दिया हुआ है, ये 7 बार भारत अस्थायी सदस्य रह चुका है यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल का। तो एक बार इसको जाकर के देख सकते हो, बेस से एक बार जाकर देख लेना कि अस्थायी, भारत अस्थायी सदस्य बनने वाला है, कब कब भारत अस्थायी सदस्य रहा है, इसका क्या प्रोविजन है। टीडी को लेकर के हमने कई बार डिस्कस किया है, तो ये न्यूज़ आप पढ़ सकते हो, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। टीडी का किस तरह से आक्रमण होता है, कोई डाटा है तो वो भी देख लेना। हमने डाटा आपको बताया था, फॉ का रिपोर्ट
कि टीडी का जो एक छोटा समूह होता है जिसमें 4 करोड़ टीडी होते हैं और एक दिन में उतना भोजन नष्ट कर सकता है जितना 35,000 लोग एक दिन में अच्छे से खाना खाते हैं, यानी दिन और रात का खाना अच्छा से खा सकते हैं, उतना भोजन ये नष्ट कर देता है टीडी एक दिन में। चलो, कोई और इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है, लेकिन एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि ये जो ऐप है, ये ऐप जाकर के इंस्टॉल कर लेना और आपके पास ये जो ऐप है, इस ऐप का नाम है, एक सेकंड मैं देख लेता हूँ, इसका नाम है रिमूव चाइनीज ऐप। ठीक है, ये रिमूव चाइनीज ऐप है। इस ऐप को इंस्टॉल अगर आप कर लोगे तो आपके मोबाइल में पता चल जाएगा कि कौन सा चाइनीज ऐप है और उस चाइनीज ऐप को ये रिमूव कर देगा। तो जाकर के चाइना का रिमूव करो, बैकवर्ड चाइना। तो चलिए, उम्मीद है कि आज के जो एनालिसिस है उस एनालिसिस से आपको समझ में आया होगा कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सा पढ़ना चाहिए, कौन सा नहीं पढ़ना चाहिए। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो सुझाव दे सकते हैं, कोई सजेशन आप देना चाहते हो तो निश्चित तौर पे कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। और अपने दोस्तों के साथ जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या वनडे एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं और जिन्होंने समझना शुरू किया, न्यूज़ को स्टार्ट करना शुरू किया, न्यूज़ को पढ़ना शुरू किया है, न्यूज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके साथ निश्चित तौर पे जाकर के शेयर करें। दैनिक जागरण का ये प्रयास हमारा जारी है और जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।